बिहार इलेक्शन के बाद एक बहस शुरू हो गई कि एआईएम क्या मुसलमानों की पार्टी बनकर उभर सकती है और क्या मुसलमानों को इस पार्टी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। कई तरह की बहस हुई। दो भाग में मुसलमान इस पूरे मामले को लेकर बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों का अपना सियासी वजूद अलग से नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तक हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी सियासत में, जब तक हमारे लोग नहीं होंगे, जब तक हमारी पार्टी नहीं होगी तो हमारे मसाइल का हल नहीं हो सकता है। लेकिन कल जिस तरह से पूरे दिन हैदराबाद में जो सीन देखने में आया, उसके बाद एक बार फिर बहस शुरू हो गई है कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो क्या मुसलमानों के तौर पर उसको मुस्लिम पार्टी के तौर पर बनाने की कोशिश गोदी मीडिया बीजेपी के आईटी सेल के जरिए नहीं की जा रही है। कल जिस तरह से ये देखने में आया कि पूरे दिन, संडे था कल, आखिरी दिन प्रचार का था, चुनाव प्रचार का, जिस तरह से बल्दिया के इंतखाबात, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात होने जा रहे हैं और एक बल्दिया का इंतखाब है। देश का गृह मंत्री, बीजेपी की टॉप लीडरशिप, बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं। जिस तरह से वहां पर हिंदू मुस्लिम में बांटने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है, उस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा किस तरह का ये स्ट्रक्चर है जो बल्दिया के इंतखाबात हो रहे हैं। अभी पिछली बार जो इंतखाब हुए थे उसमें सिर्फ 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी, 44 पर एआईएमआईएम जीती थी और टीआरएस जिसकी वहां पर सरकार है 99 सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी। लेकिन सिर्फ 4 सीट जीतने के बाद ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के लिए यह इंतखाब बहुत अहम लगने लगा। इसके पीछे की कहानी को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप मान लीजिए जिस तरह से कल जो अल्फाज का इस्तेमाल अमित शाह के ज़रिए अपनी रैलियों में, वहाँ के एमपी के ज़रिए, जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं उनके ज़रिए जिस तरह से जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया इस इलेक्शन में, जिस तरह से टीपू सुल्तान को, जिस तरह से नवाब साहब को, नवाब निज़ाम साहब को घसीटने की कोशिश की गई, बिन लादेन का नाम सामने आया, जिस तरह से रोहिंग्या का लेकर सियासत की जा रही है, ये सब चीज़ों के पीछे क्या रणनीति है इसको समझने की ज़रूरत है, इसको बारीकी से देखने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है टीआरएस की वहाँ पर सरकार है, ज़्यादा एमएलए वहाँ पर हैं, ज़्यादा बड़ी पार्टी है, 99 उनके बल्दिया में मेंबर्स हैं, ओवैसी साहब के सिर्फ 44 हैं। तो क्यों टीआरएस को निशाना नहीं बनाया जा रहा, क्यों सिर्फ ओवैसी को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी कहानी यह है, बीजेपी ये चाहती है कि देश के अंदर 2 पार्टी सिस्टम रहे और एक गैर मुस्लिमों की पार्टी और एक मुसलमानों की पार्टी के तौर पर एआईएम को इस्टेब्लिश किया जाए और हिंदुओं के तौर पर तो बीजेपी पहले से इस्टेब्लिश है ही। जिसके बाद 2 पार्टी सिस्टम हो जाए और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिले। ओवैसी का डर दिखा करके, निज़ाम नवाब का डर दिखा करके और जितने मुस्लिम बड़े लीडर्स हैं उनका नाम ला करके हिंदुओं के अंदर ये डर बैठाया जाए कि अगर ओवैसी आ गया तो आपकी खाट खड़ी हो जाएगी, आपके ऊपर जुल्म होगा, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। और उसी सिलसिले में ये पूरी जद्दोजहद की जा रही है, उसी सिलसिले में सारी एफर्ट की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से वहाँ जा कर के ये कहता है कि हमने फैज़ाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया तो हैदराबाद का नाम क्यों नहीं बदला जा सकता। और उस पर जब ओवैसी की प्रतिक्रिया आती है वो भी आप देखिए। प्रतिक्रिया से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी देश में कोई बड़ा मुद्दा सामने आता है तो आप ये देखते होंगे कि विपक्ष के बजाय लोग ओवैसी के पास माइक लेकर पहुँच जाते हैं और ओवैसी अपना बयान देते हैं। जाना चाहिए टीआरएस के पास भी, अगर विपक्ष की बात हम करते हैं तो टीआरएस के पास ना जा करके ओवैसी के पास हर मुद्दे पर अब ज्ञान लेना और ओवैसी के ज़रिए उस पर ज्ञान देना क्या दर्शाता है, या आप अगर समझदार हैं तो आप बखूबी उसको समझ सकते हैं। क्यों बार बार उनके पास माइक लेकर के मीडिया वाले पहुंचते हैं, चाहे वो देश का कोई भी मुद्दा हो, उस पर ओवैसी की बाइट बार बार क्यों ली जाती है? तो इसके पीछे गोदी मीडिया और बीजेपी की एक पूरी तरह से नापाक एक साजिश है कि देश को 2 पार्टी सिस्टम, हिंदू और मुस्लिम पार्टी के तौर पर बांट दिया जाए।
पूरे देश में हिंदू मुस्लिम किया जाए और उसके बाद किसको फ़ायदा होगा उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, कौन बड़ी संख्या में है, और उसके बाद मुस्लिम पार्टी का क्या हश्र होगा इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार में इलेक्शन जीतने के बाद ओवैसी एक मुस्लिम लीडर के तौर पर सामने आए हैं, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर एक बड़ा ग्रोह है नौजवानों का जो जज्बाती नारे लगा रहे हैं, जो जज्बात में बह करके इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे किस तरह की चीज़ें हैं उनको भी बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, इंतखाबात के बाद अगर नतीजे ये देखने में आता है कि सारी लीडरशिप जाने के बाद 4 से अगर ये 10 भी हो जाते हैं, 12 भी हो जाते हैं, तो मीडिया ये कहेगी कि ओवैसी के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगा दी। टीआरएस चाहे कम होता है या बढ़ता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ओवैसी की सीटें 44 से अगर कम हो जाती हैं और बीजेपी की 4 से बढ़ कर के 10-12 हो जाती हैं तो गोदी मीडिया पूरी तरह से ओवैसी को धोएगा और उसके बाद हिंदू वोट और ज़्यादा ताकत के साथ दूसरे इलाकों में उसका फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा वेस्ट बंगाल में बीजेपी का जो सबसे बड़ा टारगेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पर जिस तरह से अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं और बीजेपी ने अपना पूरा दमखम अभी से वहाँ पर लगाना शुरू कर दिया है। ओवैसी ने भी बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद ये ऐलान कर दिया है कि वो पूरी ताकत के साथ पश्चिमी बंगाल में अपने किस्मत आजमाएंगे, अपने लोग उतारेंगे। तो उसके बाद क्या हश्र होने वाला है और किस तरह की ये तैयारी है, बीजेपी क्या चाहती है और अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए हैदराबाद में जो खेल खेला जा रहा है उसके पीछे वेस्ट बंगाल की पूरी पॉलिटिक्स है और वहां पर किस तरह से इसका माइलेज उठाना चाहती है बीजेपी, ये आप बखूबी उस वक्त अंदाज़ा लगाएंगे जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन होंगे और उसके बाद उसके नतीजे सामने आएंगे। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।